नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पीस गुरुजी के एक कमेंट से, और क्वेश्चन भी है उसमें, और वो रिलेटेड है कल वाले वीडियो से जिसमें हमने रेमंड और रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में बताया था। क्वेश्चन का आंसर मैं शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे काफ़ी दर्शक जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरे जो टीम के साथी हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर दूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ मैं आपको ये भी जोड़ रहा हूँ कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तभी आप सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आ ही रहा है तो उसको शेयर भी कर दें ताकि कई अन्य लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और उनकी भी कोई समस्या है तो हम उनके लिए कोई समाधान प्रस्तुत कर सकें। तो पीस गुरुजी कहते हैं कि जो रेमंड के जो अभी कर्ता धर्ता हैं तो उन्होंने अपने पिताजी को जो है घर से बाहर निकाल दिया, और अपनी वाइफ से एक बहुत ही कड़वा डाइवोर्स उनका हुआ। तो उनका खैर प्रश्न जो है ना वो ये है कि क्या हमें प्रमोटर के करेक्टर को कंसीडर करना चाहिए या कंपनी की परफॉर्मेंस को कंसीडर करना चाहिए किसी भी शेयर को खरीदते समय। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इंटर रिलेटेड है, प्रमोटर का करेक्टर और परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। लेकिन आप ये देखिए कि एज अ शेयर होल्डर वो जो व्यक्ति है, जो भी कंपनी का प्रमोटर है या जो कंपनी के शेयर्स का बड़ा हिस्सा लेके उस कंपनी को चला रहा है, वो उसका करेक्टर या उसका रिलेशन आपसे क्या है। तो आप शेयर होल्डर हैं और एक व्यक्ति वो प्रमोटर है और जो उसके मैनेजमेंट भी है। अब बात ये है कि निजी जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये इसकी सच्चाई या इसकी सही बात कभी भी सामने नहीं आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी विजयपत सिंघानिया साहब के बेटे हैं जो करंट मैनेजमेंट में हैं अभी, तो वो सही हैं, उनके फादर सही हैं, या जो उनकी श्रीमती जी हैं जिनके साथ उनका डाइवोर्स हो गया वो सही हैं। निजी जीवन की बातें हमें केवल मीडिया से पता लगती। एज अ शेयर होल्डर हमारा उस मैनेजमेंट से इतना रिलेशन होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट बेईमान नहीं होना चाहिए, और मैनेजमेंट में पैसे कमाने की भूख होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके पास मान लीजिए अच्छा खासा स्टेक है और उसको पैसे कमाने की भूख है उस मैनेजमेंट या उस प्रमोटर को, तो आप भी उसी के साथ उसी नाव में बैठें। अगर उसकी कंपनी अच्छी चलेगी तो आपका पैसा भी, आपका शेयर भी बढ़ेगा। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है प्रेम प्रकाश, वो बरनाला पंजाब के रहने वाले हैं। वो सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। वो एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, कल को कुछ उनकी जॉब में प्रॉब्लम हो जाए। वो चैट में है वो, तो आप उस कंपनी का नाम भी देख सकते हैं। वो ये कहते हैं ये कंपनी मुझे रोज़ गाली देती है, मतलब इसके जो जिसमें रोज़ गाली खाता हूँ, मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर है वहाँ पर। लेकिन उस कंपनी का अगर आप शेयर देखोगे ना, वो डार्लिंग है शेयर बाज़ार में, एनबीएफसी में। तो ये आप किसी को कर्मचारी को निचोड़ेंगे तो शेयर होल्डर का हित होता है। कर्मचारी को अगर आप ढीला ढाला रखेंगे, पूरी फ्रीडम देंगे, तो शेयर होल्डर का नुकसान होता है। अब इसमें अच्छाई बुराई कहाँ है, ये किस लेवल पे हमको मोरल और पैसा कनेक्ट करना चाहिए, मतलब किस जगह ये सब चीज़ें आपस में जाके मिलती हैं, थोड़ा सा इसमें विभेद करना जो है ना, या हमको क्या चाहिए, कर्मचारी की भलाई चाहिए या कंपनी की परफॉर्मेंस चाहिए। तो एज अ शेयर होल्डर बात कड़वी है ना, और कई लोगों को अनएथिकल भी लग सकती है, इमोरल भी लग सकती है। लेकिन एज अ शेयर होल्डर हमें जो है ना वो कंपनी की परफॉर्मेंस से लेना देना होता है, जब तक कि वो व्यक्ति कंपनी में घोटाला नहीं कर रहा हो। अब आप ये समझिए, हो सकता है, चलिए ये तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो सिंघानिया साहब, जो प्रेसिडेंट सिंघानिया साहब है ना, वो तो निजी जीवन में बड़े ख़राब हैं साहब, और उनके कारण ये कंपनी जो है वो भी ख़राब है। अब आप ऐसे सोच लीजिए
कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने परिवार में बहुत अच्छा रखता हो, ठीक है, और अक्सर ऐसे लोग होते हैं, और अपने पिताजी को भी बहुत अच्छा रखता हो, अपनी पत्नी को भी बहुत अच्छा रखता हो, और बच्चे को भी बहुत अच्छा रखता हो, और कंपनी में सारा पैसा कंपनी से निकाल निकाल के अपने घर ले जा रहा हो, तो वो कंपनी आप पसंद करेंगे क्या? अब ये मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लिया, और आप, मुझे पता है कि आपका आंसर ना होगा, नहीं पसंद करेंगे। तो यही बात है, जब तक कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो मैनेजमेंट है या जो प्रमोटर है वो शेयर होल्डर के हित में काम कर रहा है, तब तक हमें उसके निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि निजी जीवन में क्या सच्चाई है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। सौरभ प्रसाद पूछते हैं कि अगर कोई आदमी आपके सामने गन तान के खड़ा हो जाए और आपसे कहे कि भाई रेमंड और रेमंड लाइफस्टाइल में से एक शेयर चुनना हो, तो आप कौन सा चुनेंगे? पहली चीज़ ये है कि जो रियल्टी का जो इनका बिजनेस है, जो भी फ़िलहाल रेमंड में है, और ये अभी उसको परमिशन मिल गई है डीमर्जर की NCLT से, तो रियल्टी जो वाला जो इनका बिजनेस है ना, जो असेट लाइट मॉडल है, और जो ये मास मार्केट में, प्रीमियम सेगमेंट में और लग्जरी सेगमेंट में, तीनों में आ रहे हैं, ये उसमें हाई मार्जिन का बिजनेस है, क्योंकि बॉम्बे में पैसे वालों की कमी नहीं है, उनको तो लग्जरी चाहिए या उनको अपनी तरीके का फ्लैट चाहिए, और ये उस चीज़ को ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा ल्यूक्रेटिव मार्केट है वो बॉम्बे का। अब दूसरी चीज़ रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में, तो रेमंड लाइफस्टाइल वाले में क्या है कि इनके ऑलरेडी जो है ना, इनकी एस्टेब्लिश पोजीशन है, पार्क एवेन्यू इनके पास है, कलर प्लस इनके पास है, ब्रांड्स की बात बता रहा हूँ। इसके बाद जो रेमंड का खुद का ब्रांड, जो इनका कपड़ा आता है या उनके सूट्स जो आते हैं, वो ऑफिस गोअर्स के लिए या जो यंगस्टर्स जो है ना, जो वो उनके लिए बड़ा मतलब फेवरेट ब्रांड है ये। तो ये एक जो इनका एथनिक वियर है, तो एथनिक वियर में भी आजकल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई वो काफ़ी अच्छा चलता है, ये आजकल ट्रेंडिंग है, तो ये और रेमंड का ब्रांड है। तो बात ये दोनों बिजनेस ल्यूक्रेटिव है, ठीक है। तो अगर कोई सामने गन लेके खड़ा ही हो जाए, तो मैं उसको कहूँगा यार तू मुझे सिक्का दे दे, अब मैं उछाल लेता हूँ, जो मुझे पसंद आए, जो इसमें से जो आएगा उसी तरीके का, उसी हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा। सुमन देवी जी पूछती हैं कि सीमेंस का डीमर्जर हो रहा है, तो डीमर्जर से पहले सीमेंस का शेयर खरीदना अच्छा रहेगा या नहीं? तो देखिए सुमन देवी जी, ये राय तो मैं आपको दूंगा नहीं कि शेयर खरीदना चाहिए या शेयर नहीं खरीदना चाहिए डीमर्जर से पहले। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूँ और उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर लें कि ये डीमर्जर से पहले खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ तो ये है कि जो कंपनीज़ होती है ना, कॉरपोरेट्स होते हैं, उसमें क्या है, कोई हवा चलती है कई बार ना, बयार किस बात की, एक तरह की चीज़ें, जैसे अगर मर्जर एक्विजिशंस की चल रही, अगर कंपनीज एक्वायर करने की हवा चल रही, तो आप ये देखिएगा बहुत सारी कंपनियां जो है ना, वो अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करेंगी। और अब जो इस अभी 2024-25 में जो चल रहा है, वो ये चल रहा है कि डीमर्जर की कहानी चल रही है। तो जैसे आईटीसी ने आईटीसी होटल का कर दिया, फिर वो आपके जो टाटा मोटर्स है वो अपना पैसेंजर व्हीकल वाला अलग कर रहा है और कमर्शियल व्हीकल वाला अलग कर रहा है। फिर वेदांता तो कहता है मैं सारी कंपनियों को पावर वाली, स्टील की, नॉन फेरस है ना, ये इस तरीके सब कंपनीज को मैं अलग अलग कर दूंगा। और जो आदित्य बिरला है वो भी ये कह रहा है कि हम अपनी एक दूसरी कंपनी है, छोटी कंपनी, उसको अलग करेंगे। तो ये ट्रेंड है। तो उसी ट्रेंड में सीमेंस जो है ना, वो सीमेंस भी है, तो सीमेंस जो है वो भी अपने एनर्जी बिजनेस को अलग कर रहा है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि सीमेंस की जो पेरेंट कंपनी है सीमेंस एजी, ठीक है, वो एक जर्मन कंपनी है और उस कंपनी का 75% स्टेक सीमेंस में है, इंडिया वाली कंपनी में। अब
2020 में सीमेंस जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड हैं उन कंपनीज में से हम एनर्जी बिजनेस को अलग कर देंगे और केवल जो कोर हमारा काम है ना, अब वो कोर काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कोर हमारा काम है ना, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब ये दो जो बिजनेसेस अलग किए, इसका पर्पज़ क्या है? देखिए, इसका पर्पज़ ये है कि एक स्ट्रैटेजिक फोकस होता है। अब स्ट्रैटेजिक फोकस क्या होता है? अरे वो ये कहता है कि भाई ये एनर्जी वाला जो बिज़नेस है ना, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है। ठीक है, कई बार कहते हैं ना यार ये धंधा जो है ना, ये तो मेरे जो मेन धंधा है ना उससे तो मिलता नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका दूसरी तरीके से अगर हम बोले ना कि यार ये जो मेन धंधा है ना, जो मेरी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ में मेरे को ज़्यादा, अगर मैं ताकत अपनी लगाऊंगा तो इसमें मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें ज़ोर लगाऊंगा तो इसमें नहीं मिलेंगे। बात ये है। तो उसने कहा भाई ये एनर्जी बिजनेस को अलग कर दो, ये मेरी कोर स्ट्रेंथ थी, मेन स्ट्रेंथ थी, मैं काहे को इसमें दिमाग लगाऊं, ज़्यादा एनर्जी मेरी जितनी ताकत है ना मैं इसमें लगाऊं, यानी जो मेन बिजनेस। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मेन बिजनेस क्या है और एनर्जी बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये जो सीमेंस इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह का करीब करीब बिजनेस जो है ना सीमेंस ईजी का भी है। तो सीमेंस लिमिटेड जो है, इसके 3 वर्टिकल हैं। ठीक है, अगर एनर्जी बिजनेस को मैं हटा दूं तो पहला है डिजिटल इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रीज जो होता है ना उसको डिजिटाइज करती है। अब डिजिटाइज करने का क्या मतलब हुआ? डिजिटाइज करने का मतलब ये उनके जो प्रोसेसेस जो उसमें हो रही है ना, उसको मैं ऑटोमेट कर दूं। ऑटोमेशन जैसे मोशन कंट्रोल, जैसे कोई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह कोई रसायन जो है वो जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब बात ये है कि वो जिस जगह जा रहा है ना वहाँ पर एक टैंक है और वो टैंक फुल हो गया है। अब या तो आप ये करो कि एक आदमी को उसमें लगाओ और वो ये देखेगा कि यार ये टैंक फुल हो गया तो मैं इसके वाल्व को बंद कर दूं। जैसे हमारे टैंक वगैरह घर में होते हैं तो वो टैंक भर जाता है, तो आप क्या करते हैं, या तो ऑटोमेटेड वाल्व हो इसमें तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए। ठीक है, या कोई वाल्व आप क्या है उसको देखते हैं, अरे पानी भर गया, फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं। तो ये जो डिजिटल इंडस्ट्रीज वाला जो इनका जो वर्टिकल है वो इसी तरह के प्रोसेस ऑटोमेशन के काम करता है ना। कई तरह की चीज़ें सिंपल तरीके से मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह के काम ये करता है और ये सर्विसेज देता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को, केमिकल को, फार्मा को, फूड एंड बेवरेजेस को। और फिर वो जो प्रोसेस जो आपने सिस्टम वहाँ लगा दिए ना, ऑटोमेशन के सिस्टम लगा दिए, तो फिर उसको जैसे मैंने बताया एएमसी बड़ा अच्छा धंधा है। तो एक बार आपने लगा दिया, उसके बाद आप क्या करो, उसकी एएमसी ले लो, एएमसी से रेगुलर आपका बिजनेस आता है। ठीक है, तो ये धंधा इनका डिजिटल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। अब दूसरा जो इनका वर्टिकल है वो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहाँ पर भी स्मार्ट आ गया, डिजिटल आ गया, सब में एक ही बात है, ऑटोमेशन करना है मुझे। तो जैसे ये करते हैं सीमेंस वाली जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें डेटा सेंटर्स को सर्विसेज देते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स को देते हैं और पावर यूटिलिटीज़ को देते हैं। पावर यूटिलिटीज़ क्या, ये जो डिस्कॉम वगैरह जो अपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती हैं वो, तो इनके लिए क्या बनाते हैं, इनके लिए स्विचेस बनाती हैं, फिर ग्रिड सॉफ्टवेयर बनाती है। स्विचेस क्या मतलब, भाई ऐसा नहीं हो, पहले अगर आपको ध्यान हो तो आप में से जो जिन्होंने एक वोल्टेज स्टेबलाइजर कभी देखा हो, ठीक है, वो जो पुराने टीवी या पुराने फ्रिज होते थे, अगर आपके किसी के पास हो तो उसमें क्या होता था कि वोल्टेज स्टेबलाइजर होता था। उसमें क्या करता है वो, जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है ना तो उसमें खट 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 एक स्विच होता था, तो उससे आप उसको वोल्टेज को एडजस्ट करते थे। आजकल तो हर चीज़ में आपको अंदर इनबिल्ट जो है ना, इनबिल्ट स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म आता है। मतलब जो आपके टीवी है उसको एक सर्टेन पावर चाहिए। ठीक है, कम वोल्टेज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो आपका सर्किट जल जाएगा, अगर कम वोल्टेज होगा तो उसका डिस्प्ले प्रॉपर नहीं आएगा। तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म होती है, ठीक है, वो उस तरह की मैकेनिज्म आपको हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्विचेस बनाते हैं, फिर ग्रिड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब किसी ग्रिड में पूरी ग्रिड जो है ना, ठीक है, मतलब ग्रिड मतलब बिजली का ट्रांसमिशन वाली ग्रिड, तो उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं ओवरलोड हो जाए, चारों तरफ से करंट फ्लो हो रही है, अगर ओवरलोड होगी तो ट्रिपिंग हो जाएगी। ठीक है, ट्रिपिंग का मतलब वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसमें ओवरलोडिंग को से बचाने के लिए। और अगर किसी ग्रिड के किसी पार्ट में कम करंट है
ठीक है। तो उसको मेंटेन, प्रॉपर करंट मेंटेन करने के लिए ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं। फिर AC DC चार्जेस बनाते हैं। तो ये हुआ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। तीसरी हुई मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या, ये जो रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सिग्नलिंग हुआ, रेलवे के लिए बोगी हुई, रेलवे के लिए ट्रैक्शन मोटर हुई, मतलब जिससे चलती है मोटर, तो उन सब में भी ये प्रेजेंट है। तो तीन, जैसे मैंने बताया आपको कि सीमेंस लिमिटेड में एनर्जी बिजनेस के अलावा, मतलब चौथा वर्टिकल एनर्जी बिजनेस है। तो ये जो तीन बिजनेसेस है वो हैं डिजिटल इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज देती हैं, फिर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेटा सेंटर, कमर्शियल बिल्डिंग और पावर यूटिलिटीज़ और इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की एंटाइटीज़ को सर्विसेज देती हैं, और फिर जो तीसरा वर्टिकल है वो मोबिलिटी। अब बात करते हैं जिसको डीमर्ज कर रहे हैं, वो कौन सा वर्टिकल है। वो जैसे मैंने बताया उसका नाम रहेगा सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। अब वो क्या करती है, तो देखिए वो क्या करती है, वो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, ठीक है, वो इन तीनों सेगमेंट में, मतलब बिजली बनाने का अगर आपको प्रोजेक्ट लगवाना है और उसमें कोई आपको इक्विपमेंट लगवाने हैं, या बिजली के ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है, या डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो सारी चीज़ें करके देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो टरबाइन भी बनाते हैं, जैसे टरबाइन वो चीज़ होती है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, वो मशीन होती है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। टरबाइन को घुमाने के लिए कोई पावर चाहिए, अब वो चाहे कोयले से आए, चाहे आपका गैस से आए, चाहे आपका हाइड्रो से आए, चाहे आपका विंड से आए, तो ऐसे। तो ये ट्रांसफार्मर भी इसके अलावा बनाते हैं, ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग में है ये, मतलब ये जितनी भी वर्ल्ड में जो सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग होती है ना, वो जर्मनी की इंजीनियरिंग आज भी। तो बहुत ही बढ़िया इनकी जो इक्विपमेंट और जिनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है और जो उनका काम है, बहुत ही बढ़िया A1 काम है। अब बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो देखिए 3 साल की सेल इनकी 19% बढ़ी और प्रॉफिट 32% बढ़ा। 1,88,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है। नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी है, ठीक है। कर्जा इनके पास नील, ऑलमोस्ट नील है। ROE 18% है। यहाँ तक तो सब सही है। बात ये है, इसका जो PE है ना, वो 83 का PE है आज की तारीख में। अब मैं आपको इस शेयर का भाव बताता हूँ। नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में इसका भाव 3400 रुपये सीमेंस का। इसके बाद एक साल में ये बढ़ के दिसंबर 2024 में ये करीब करीब 7900 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब दिसंबर 24 के बाद अभी 3 महीने में ये गिर के फिर 5300 हो गया, और अभी भी इसका जो भाव है ना, अभी भी इसका जो PE है ना, अभी भी इसका 83 का PE है, ठीक है। अभी रिसेंटली जब ये डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट आ रही है, वो 7 अप्रैल है, अगला 7 अप्रैल, उससे पहले आपको शेयर, मतलब 7 अप्रैल को अगर आपके डीमैट में सीमेंस का शेयर हुआ, तो वो डीमर्जर का बेनिफिट जो उसमें सीमेंस एनर्जी का जो शेयर है वो आपको एक मिल जाएगा। बात ये है कि आप आगे इससे कमा लोगे क्या 83 का PE देके, क्योंकि ऊपर से काफ़ी गिर चुका। 2020 से ये खबर है, मतलब 2020 से ये बात मालूम है, और पिछले साल भी ये बात मालूम थी लोगों को कि ये डीमर्जर होगा। तो ये जो चढ़ाव आया ना नवंबर 23 में 3400 रुपये से दिसंबर 24 में 7900, ये एक्चुअली इसी डीमर्जर की खबर के कारण आया, और बाज़ार में उस टाइम तेज़ी भी थी, ओवरऑल भी बाज़ार में तेज़ी थी। तो इसमें अगर आपको ये लगता है सुमन देवी जी कि आप इसमें से कमा लेंगे, वैसे अभी तक ऐसा हुआ है कि ये माना जाता है कि जो डीमर्जर होता है उसमें शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में जब 83 का PE है और ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है और फिर वापस बढ़ गया, ये अभी 4-5 दिनों में, 6 दिनों में वापस बढ़ गया, ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आपको ये लगता है कि आप इसमें से कमा के निकल सकते हैं, तो आपको काम करना चाहिए। वरना तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है ये। कुमार नवीन जी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं। तो देखिए,
कुमार नवीन जी, ये जो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका ये शाहपुर पेलोन जी ग्रुप की एक कंपनी है, ठीक है, और ईपीसी प्रोजेक्ट्स लेती है। अब ईपीसी क्या हुआ? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। अब ईपीसी को पूरे डिटेल से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अशोका बिल्डकॉन करके कंपनी थी, उसमें हम ये सब चीज़ें समझा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं कि उसमें हमने सारे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या ठेकेदारी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको हमने समझाया। आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं। और करती क्या है ये देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग में है ये। ये जो शाहपुर पोलेन जी ग्रुप या जितने भी ये पारसी लोग हैं ना, ये कभी भी साधारण कामों में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुए। इनके जितनी भी चीज़ें थी ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस में, जैसे आपने थर्मैक्स का वाला अगर वीडियो देखा हो, तो थर्मैक्स में उन्होंने बॉयलर्स और इस तरह के जो सिस्टम्स है ना, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब उस टाइम इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में घुसे। वो ऐसे ये जो कॉम्प्लेक्स सिविल इंजीनियरिंग में घुसे हुए हैं ये हमारे जो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर शाहपुर पेलोन जी ग्रुप है वो। और इसका आईपीओ जो है ना अक्टूबर 2024 में आया और 463 का इसका भाव था। तो ये जो कंपनी है, इसकी देखिए, एक तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कम से कम आप 3 या 4 क्वार्टर देखें। अगर आपने ख़रीदा नहीं है तो आप 3 या 4 क्वार्टर पहले देखें कि भाई इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। 1:1 का डेट टू इक्विटी है इनके ऊपर करीब करीब। तो आईपीओ में अगर ले रखा है तो ये करीब करीब भी आईपीओ के प्राइस पर ही है। तो अगर आईपीओ में ले रखा है तो आपको कोई डरने की बात नहीं, ठीक। कंपनी बहुत अच्छी है, सॉलिड कंपनी है। लेकिन अगर आप अभी लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 क्वार्टर आप देखें। इस बात के लिए चिंतित ना हो कि ये कंपनी जो है ना डूब जाएगी। ये उस तरह की कंपनीज में से नहीं है। ये छोटी मोटी और ठेकेदार टाइप की कंपनियां, लोग अपने ठेकेदारी से शुरू करते हैं और फिर एक अलग उसका अजीब सा नाम रख के उसको जो है लिस्ट करवा देते हैं और फिर पता लगता है भाई इसका तो कोई लेना देना। ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग में। शांतनु मल जी एनएमडीसी के बारे में पूछते हैं। तो देखिए शांतनु मल जी, एनएमडीसी जो है ना एक नवरत्ना कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब बिजनेस मॉडल समझाऊं उससे पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि भाई ये जो बिजनेस मॉडल इसका है ना वो तो सब सही है, लेकिन ये जो सरकार इसके ऊपर जो घात लगा के बैठी है ना, इसके कारण एक्चुअली इस कंपनी का शेयर बढ़ता नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसके कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। भारत में लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। अब ये आयरन ओर क्या होता है? जो आयरन, जो स्टील जो आता है ना, स्टील जिससे बनता है तो आयरन से बनता है। तो आयरन जो होता है वो ज़मीन से खोदने का काम करती हैं, ठीक है। और 54 मिलियन टन कैपेसिटी है इनकी, 54 मिलियन टन, जिसमें से 2024 में पिछले साल इन्होंने 45 मिलियन टन आयरन निकाला, खदानों में से निकाला, और उसके अगेंस्ट में 44.5 मिलियन टन इन्होंने बेच दिया। मतलब डिमांड थी इनकी उतना, 45 मिलियन टन निकाला और 44.5 मिलियन टन इन्होंने बेच दिया। और इनकी जो है ना वो 7 आयरन और माइंस हैं, उसमें से 5 तो छत्तीसगढ़ में और 2 कर्नाटक में, ये ठीक है। अब ये लीज पर होती है माइंस। तो इनकी जो लीज है ना वो अभी सफिशिएंट टाइम के लिए है, और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है इसलिए इनकी लीजेस ख़त्म होने का भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। फिर वो जो ये 7 माइंस हैं, कल को आप ये सोचें कि अगर ये इसमें से आयरन ओर ही ख़त्म हो गया तो देखिए 30 साल के रिजर्व अभी हैं। अभी भी 30 साल तक वो जो माइंस है ना वो चलेंगे, उसमें मतलब इतना आयरन है कि 30 साल चल जाएगा। वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, मतलब आयरन ओर की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। करती क्या है? देखिए, लीज पे आपने लिया कोई चीज़, ठीक है, एक ज़मीन मान लीजिए आपने लीज पर ले ली, और लीज पर ले ली, उसमें से क्या किया, खाली ज़मीन पड़ी है, आपने क्या किया उसमें से खोदा,
मिट्टी खोदी सपोजिंग, और मिट्टी खोद के मान लीजिए मिट्टी को कोई लेने वाला है तो वो आपने बेच दिया। अब वो जो मिट्टी के जो दाम होते हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जैसे मिट्टी के प्राइसेस हो, क्योंकि कमोडिटी है ये तो, क्योंकि कोई और भी खोद रहा होगा। भाई आप ही थोड़ी खोद रहे हैं उसमें मिट्टी तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना, तो कई लोग खोद रहे हैं। तो अब जो जिस हिसाब से उसकी सप्लाई और डिमांड होगी, जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है जो मिट्टी की, तो वो उसके पास जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से और जितना प्रोडक्शन हो रहा होगा वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसका भाव तय हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये आयरन ओर अपनी माइन से निकालते हैं, माइनिंग के लिए जो लीज़ है, जो किराया है, वो दे देते हैं गवर्नमेंट को। इनका जो 70% प्रोडक्शन है ना, वो 3 स्टील मिल्स को चला जाता है। ठीक है, अब आपने यहाँ से खोदा रॉ मटेरियल, मतलब रॉ फॉर्म में, और वैसा का वैसा आपने स्टील कंपनीज को दे दिया, उधर आपने लीज दे दी, तो फिर क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पैसा ही पैसा है। ज़मीन में और है, और की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बाद आपके ग्राहक फिक्स हैं और उनको आपने बेच दिया, बीच का मार्जिन आपने ले लिया, बड़ा अच्छा धंधा है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपकी जो खोदने की कॉस्ट है वो तो करीब करीब फिक्स होती है या थोड़ा सा बढ़ती है, जैसे हर साल 10 साल जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन आपके जो सेलिंग प्राइस है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो जो प्राइस है वो तो इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होती है। जो आयरन की जो वर्ल्ड वाइड प्राइसेस चल रही हैं उससे डिसाइड होता है। बस एक इसी में प्रॉब्लम है, सिक्लिकलिटी जो आप स्टील इंडस्ट्री में देखेंगे उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट चेंज होता रहता है। डिविडेंड बढ़िया देती है कंपनी, ठीक है, अभी बोनस भी दिया है, तो बोनस और डिविडेंड में भर भर के देती है। और सरकार क्या करती है, जब भी उसको निचोड़ना होता है इस कंपनी को, तो उसके पास कुछ पैसे की कमी आ जाती है, तो इसकी गर्दन मरोड़ देती है। उससे कहते हैं भाई तू पैसे ले आ, पैसे दे मुझे, चाहे डिविडेंड की फॉर्म में दे, कई बार जो आयरन और जिस प्राइस से बेचते हैं उसके ऊपर कुछ ये चार्ज लगा देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं कि भाई इस रेट से कम नहीं बेचोगे। तो इस तरह की कई चीज़ें, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं, यही चीज़ अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के पास हो जाती है ना, ये एनएमडीसी, तो मुझे लगता है इसका अभी भी जो आज का भाव और मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, उससे कम 5 गुना होता है। ये इतनी बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो 61% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी होल्डिंग है, 60,000 करोड़ मार्केट कैप है, 24% ROE है, और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है ना। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12% है, और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -3% है। उसका मैंने आपको बता दें, जो सिक्लिकलिटी जो होती है स्टील इंडस्ट्री में, उसके कारण क्या है, इनको आवश्यक नहीं है कि उनको वो भाव मिल जाए जो पुराना था। तेज़ी होगी तो तेज़ भाव मिलेगा, मंदी होगी तो कम भाव मिलेगा। तो ये सारी, ठीक है। आज जितने भी शेयर हमने डिस्कस किए, उन शेयरों में मेरी कोई ख़रीद या फ़रोख्त की राय नहीं है। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होके शेयर्स की ख़रीद फ़रोख्त करते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किसी भी शेयर के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बगैर कोई निर्णय ना लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।